बच्चे पूछ रहे हैं वो कहाँ जा रही है। ये पूछने पर यू जोर देकर कहती है कि वो असुस का घर ढूंढने जा रही है। उसे पूरा यकीन है कि वो इवान को नुकसान पहुंचाएगा और वो ऐसा होने नहीं दे सकती। वो बच्चों को कहती है कि गाड़ी तैयार करो। यूं आखिरकार असल के घर पहुंचती है। उसकी आंखें उसकी शाही हवेली को देखकर फैल जाती हैं। वो सोचती है कि अगर वो बस 2 रैंक नीचे है तो इतना आलीशान घर उसने कैसे अफोर्ड किया। इससे पहले कि वो और सोचे, असल का बटलर बाहर आता है, थोड़ा हैरान सा। वो शालीनता से यूं से पूछता है कि वो कौन है और इतनी देर रात बिना बताए क्यों आई है। यूं बताती है कि वो असल से मिलने आई है, लेकिन बटलर पूछता है कि क्या उसका मतलब मास्टर असिलिस से है। फिर वो पूछता है कि वो किस फैमिली से है और असिलिस से उसका क्या रिश्ता है। वो कहता है कि अनजान लोगों को कास्कल मेंशन में एंट्री नहीं मिलती। यूं उसे भरोसा दिलाती है कि वो अंदर जाने की प्लानिंग नहीं कर रही, उसे बस बाहर ही बात करनी है। लेकिन बटलर कहता है कि उसे जाना चाहिए। तभी वेडा उसका हाथ पकड़ चलो। यू थोड़ी दुविधा में होती है, लेकिन जाने लगती है। तभी एक और बटलर भागता हुआ आता है और कहता है, रुकिए। वो बताता है कि लॉर्ड ने उन्हें गेस्ट को अंदर लाने को कहा है। फिर वो पहले बटलर के कान में कुछ फुसफुसाता है, जैसे कोई गड़बड़ कर दी हो। अब उन्हें अंदर आने की इजाज़त मिल जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, यू असल की तरफ तेजी से बढ़ती है उससे बात करने के लिए। लेकिन जब वो उसका कंधा पकड़ती है तो चौंक जाती है। सामने एक बूढ़ा आदमी है जो हूबहू असल जैसा दिखता है। हैरान होकर यू पूछती है कि वो कौन है। आदमी कहता है कि यही तो उसे पूछना चाहिए। फिर वो उसे बैठने के लिए कहता है। बैठते ही यू माफ़ी मांगती है और बताती है कि पीछे से देखकर उसे लगा कि वो अस्पेल है। अब उसे एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो आदमी कहता है कि चाहे उनका बेल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो नहीं मान सकता कि वो किसी इतनी उतावली और छोटी सोच वाली लड़की से दोस्ती रखेगा। फिर वो कहता है कि ऊपर से तुम बिना अपॉइंटमेंट के मिलने चली आई। क्या तुम्हें लगता है कि बेल से मिलना इतना आसान है? वो पूछता है कि तुमने उसे कहाँ देखा और इतनी दीवानी कैसे हो गई? वो जोर देकर कहता है कि उनका बेल इससे बेहतर ट्रीटमेंट डिजर्व करता है। तभी अस्पेल बाहर आता है और उस आदमी को पापा कहकर बुलाता है। वो पूछता है कि यूं उनके घर उसके डैड के साथ क्यों है। यूं हैरान रह जाती है। अब उसे पता चलता है कि जिससे वो बात कर रही थी वो असुस का पापा है। यूं तो असल को ढूंढ रही थी और जब वो आखिरकार उसे मिलती है तो वो शर्मा जाता है और पूछता है कि क्या तुम सच में मुझे ढूंढ रही थी? यूं मानती है कि हाँ, लेकिन उसे लगता है कि उसे बस चले जाना चाहिए, क्योंकि वो बिना बताए आई थी और शायद उसे डिस्टर्ब कर रही हो। लेकिन फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि वो उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रही, बल्कि उसे बहुत अच्छा लगा कि वो आई। अस्पेल जोर से पूछता है कि हमें एक दूसरे को बताकर ही क्यों आना चाहिए। वो पूछता है कि क्या उसके पापा ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे यू को ऐसा लगा। उसका पापा थोड़ी देर चुप रहता है, फिर मानता है कि उसे लगा कि शायद यू बस उसे डिस्टर्ब कर रही है। अस्पेल कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, यू ईना वैसी नहीं है। फिर वो पूछता है कि उसके डैड ने क्या कहा जो उसे बुरा लगा। यू बताती है कि वो दरअसल कुछ ज़रूरी बात करने आई थी। एस्पेल माफ़ी मांगता है कि उसे वेट कराना पड़ा और कहता है, चलो मेरे रूम में बात करते हैं प्राइवेटली। रूम में यूँ सोचती है कि असल को कपड़े चेंज करने में कितना टाइम लग रहा है, जबकि वो पहले से ही ठीक लग रहा था। उसे समझ नहीं आता कि उसे चेंज करने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। आखिरकार अस्पेल बाहर आता है और माफ़ी मांगता है कि उसे वेट कराना पड़ा। यू पूछती है कि क्या वो कहीं जा रहा है क्योंकि उसके कपड़े अलग लग रहे हैं, लेकिन वो कहता है कि ये तो उसके नॉर्मल कपड़े हैं। फिर असल पूछता है कि यू को क्या बात करनी थी। अचानक यू उसका गाल पकड़ लेती है और उसका चेहरा मोड़ती है। वो हैरान होकर पूछता है कि वो क्या कर रही है। यू कहती है कि वो चेक कर रही है कि कहीं उसके चेहरे पर चोट तो नहीं आई। फिर वो उससे कहती है कि अपने कपड़े उतारो। असल थोड़ा सा मूड में आ जाता है, लेकिन धीरे धीरे शर्ट उतारने लगता है। यू हैरान रह जाती है जब उसे असल के शरीर पर पट्टियां दिखती हैं। वो तो इसलिए आई थी क्योंकि इवान को चोट लगी थी,
लेकिन अब वो सोचती है कि असल को भी चोट कैसे लगी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। असल कंफ्यूज होकर पूछता है कि वो क्यों रो रही है और क्या उसने कुछ गलत किया। यू बताती है कि पिछले 3 हफ्तों में उसे असल से 20 गिफ्ट्स मिले हैं। यू को अब लगने लगा है कि बिना किसी स्पेशल रीज़न के इतने सारे गिफ्ट्स मिलना बहुत ज़्यादा हो रहा है। असल पूछता है कि क्या वो ये कहना चाहती है कि उसे उसके गिफ्ट्स पसंद नहीं हैं, और वो बताती है कि उसे ऐसे गिफ्ट्स की ज़रूरत नहीं है, वो उसके लिए बोझ जैसे लगते हैं। यू आसपेल से कहती है कि अगर वो गिफ्ट्स माफ़ी के लिए थे, तो अब देने की ज़रूरत नहीं है। आसपेल मानता है कि गिफ्ट्स के पीछे कोई खास मतलब नहीं था। उसे नहीं लगा था कि यू को उनसे बोझ महसूस होगा। यू समझाती है कि इसलिए वो अब ये बात कह रही है। उनके बीच कुछ रोमांटिक नहीं चल रहा। यू आसपेल से कहती है कि अब उसे कोई गिफ्ट्स ना भेजे और उसे भूल जाए। उसे लगता है उसने जो कहना था कह दिया, तो अब वो जा रही है। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलती है, वो धीरे से खुद से कहती है कि वो नहीं चाहती कि उन दोनों को उसकी वजह से चोट पहुंचे। आसपेल कमरे से भागता है और जोर से यू का नाम लेकर उसे रोकता है। वो घुटनों पर बैठ जाता है। यू मना करती है, कहती है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ऑस्पेल उससे विनती करता है कि क्या वो कम से कम गिफ्ट स्वीकार कर सकती है। वो बताता है कि उसे लगा था कि लेटर और गिफ्ट्स देना ही एक तरीका है, जिससे वो यू को ओवरवेल्म किए बिना कुछ दे सकता है। ऑस्पेल समझता है कि वो इवन को हर्ट करने के बाद यू के पास नहीं आ सकता, और ये भी जानता है कि यू उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी, लेकिन वो बस कोई फिजिकल क्लोजनेस चाहता है। यू पूछती है क्या उसे सच में सिर्फ इतना ही काफ़ी लगेगा, लेकिन वो मानती है कि उसके लिए सिर्फ इतना काफ़ी नहीं होगा। फिर वो ऑस्पेल के पास जाती है और उसे किस कर लेती है। वो यू से कहता है कि वो वहीं रुक सकती है, लेकिन यू मना कर देती है, कहती है कि वो नहीं रुक सकती। ऑस्पेल जिद करता है, कहता है कि इवन देर तक काम कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वो उससे रुकने की विनती करता है और वादा करता है कि अगली सुबह उसे वापस छोड़ देगा। यू पूछती है कि उसे कैसे पता कि इवन लेट तक काम कर रहा है। आस्पेल बताता है कि कार लाइन से कोई विजिटर आ रहा है, इसलिए पूरी यूनिट अलर्ट पर है। आस्पेल यू से कहता है कि अब वो सिर्फ दोस्त नहीं है, इसलिए फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं। वो उसे किस करता है और यू मजाक में कहती है कि वो एक दिन में 2 किस नहीं झेल सकती। आस्पेल हंसकर कहता है कि अब वो बस उसका हाथ पकड़ेगा। अगले दिन यू स्नैक्स खाते हुए सोचती है कि यहाँ के मसाले इवन के खाने से ज़्यादा तेज़ हैं। वो आस्पेल से कहती है कि उसे घूरना बंद करे, क्योंकि वो नर्वस हो रही है। फिर वो उसके पिता के बारे में पूछती है। आस्पेल उसे टेंशन ना लेने को कहता है, बताता है कि उसके डैड ज़्यादा दखल देते हैं, और अगर उन्हें पता चला कि वो डेट कर रहे हैं, तो वो पीछे ही पड़ जाएंगे। लेकिन वो यू को भरोसा दिलाता है कि वो अपने पापा को संभाल लेगा। यू सोचती है क्या आस्पेल का पिता उनके रिश्ते के खिलाफ है, और आस्पेल कहता है कि उसे नहीं लगता ऐसा है। वो बताता है कि उसने कल भी कहा था कि यू उससे थोड़ी कैजुअली बात कर सकती है। वो कहता है कि अब वो डेट कर रहे हैं, तो वो कोई भी निकनेम यूज़ कर सकती है। यू पूछती है क्या इसका मतलब अब ऑस्पेल सिर्फ उसी का होगा? ऑस्पेल कॉन्फिडेंस से खड़ा होता है और कहता है, बिल्कुल। वो भरोसा दिलाता है कि वो किसी और लड़की के बारे में सोचने का भी नहीं सोच सकता। यू फिर कहती है कि अगली हफ्ते से हर हफ्ते डेट पर चलना चाहिए, लेकिन वो वीकेंड पर नहीं मिल सकती, क्योंकि वो डे ऑफ द मूवर्स है। ऑस्पेल समझता है कि यू को इवन के साथ वक़्त बिताना होता है, लेकिन वो पॉइंट करता है कि इसका मतलब है कि हफ्ते के बाकी 6 दिन वो मिल सकते हैं, जो कि उसे बहुत अच्छा लगता है। बाद में यू अपने कैरेज की तरफ जाती है और ऑस्पेल उसे टेक केयर कहता है और उसका हाथ चूमता है। कैरेज के अंदर यू सोचती है कि उसने खुद को किस चीज़ में डाल दिया है। अब वो ऑस्पेल को डेट कर रही है। यू सोचती है कि ये सब एक सपना है, जो शायद सुबह उठते ही गायब हो जाएगा। अगले दिन इवन यू से उसकी और ऑस्पेल की मिलने की प्लानिंग के बारे में बात करता है। यू पूछती है उसे ये सब कैसे पता। एवन बताता है कि सुबह ऑस्पेल उसके ऑफिस आया था और सब कुछ बड़े ड्रामे के साथ बताया। यू पूछती है
क्या उसे बुरा लगा कि वो अब आस्पेल को डेट कर रही है? इवन यू को भरोसा दिलाता है कि उसे उसकी डेट करने की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि वो सबसे अच्छा हस्बैंड बनने की कोशिश करेगा और उनके रिश्ते में कभी दखल नहीं देगा। यू ये सुनकर हैरान रह जाती है कि उसने हस्बैंड कहा, और वो वादा करता है कि वो यू और एसल के रिश्ते में दखल नहीं देगा। यू ये सुनकर चौंक जाती है जब इवेन हस्बैंड बनने की बात करता है। इवेन बताता है कि जब से वो पहली बार मिले, तभी से वो उसका पति बनना चाहता था। फिर वो घुटनों पर बैठता है और रिंग निकालता है। यू से पूछता है कि क्या वो उससे शादी करेगी। वो बताता है कि रिंग का जो बीच का हिस्सा है, जो सूरज जैसा दिखता है, वो यू को दर्शाता है, और जो स्टार्स उसके चारों तरफ हैं, वो खुद को। वो कहता है कि यू उसकी सन है और पूछता है कि क्या वो उसकी ज़िंदगी का सेंटर बनेगी। इवेन भरोसा देता है कि यू जो भी फैसला ले, वो हमेशा उसके साथ रहेगा। वो वादा करता है कि वो यू से प्यार करता रहेगा, जैसे हमेशा करता आया है, उसे सपोर्ट करेगा और उसका हर दिन ख्याल रखेगा। वो यू से कहता है कि चाहे कुछ भी हो, उदास मत दिखो। फिर इवेन खड़ा होता है और समझाता है कि एक सपोर्टर होने के नाते उसका फर्ज है कि वो उसे एलियन की बड़ी दुनिया दिखाए। एलियन में कोई भी, चाहे वो सपोर्टर हो, प्रेमी हो या पति, किसी औरत के दिल पर पूरा हक नहीं जता सकता। वो मानता है कि यू से शादी के लिए पूछना शायद ज्यादा चाह लेना था। वो कहता है कि अगर उसका दिल कहे तो ही रिंग पहन लेना। फिर एवेन सोचता है कि अब वक्त आ गया है कि यू की मुलाकात और मर्दों से कराई जाए। जब तक यू कुछ समझ पाती, सब कुछ पल में तय हो जाता है। अगले दिन यू की मुलाकात सीरियस नाम के एक लड़के से होती है। एलियन की सोशल लाइफ में औरतों को ज़्यादा मर्दों से मिलने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। यू एवेन के जरिए कुछ लोगों से मिलती है, लेकिन ये सब उसके लिए आसान नहीं होता। यू को एक डरावना सपना आता है जिसमें कई लड़के उससे शादी करने की बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक आसल उसे पीछे से पकड़ लेता है और भरोसा दिलाता है कि वो ही है। वो पूछता है कि क्या यू ठीक है और क्या उसे बुरा सपना आया था। यू उसे कसकर गले लगाती है और कहती है कि वो बेस्ट है। यू के मन में आता है कि उसने इतने सारे लड़कों से मुलाकात की है कि अब सपने में भी वो ही दिखते हैं। आसल नोटिस करता है कि यू इन दिनों थकी थकी लग रही है और पूछता है कि कहीं वो ज्यादा काम तो नहीं कर रही। वो सजेस्ट करता है कि अगर उसे कुछ नहीं करना तो मना कर दे, या वो खुद इवेन से बात कर लेगा। यूं उसे भरोसा दिलाती है कि वो ठीक है और कहती है कि वो थोड़ा शांत हो जाए। फिर वो उसे गले लगाता है और बोलता है कि वो कितनी सॉफ्ट लग रही है। यूं उसे छेड़ती है कि वो तो इसका उल्टा है। फिर वो उसे मजाक में बेड पर धकेल देता है। यूं सोचती है कि अगर वो पृथ्वी पर होती तो क्या करती, लेकिन अब उसकी यादें धीरे धीरे एलियन की बनती जा रही हैं। क्या उसे चिंता करनी चाहिए? लेकिन ये चिंता ज्यादा देर टिकती नहीं। यू और इवेन डिनर टेबल पर बैठे होते हैं। इवेन पूछता है कि खाना पसंद आया और नींद ठीक से आई। यू थोड़ी थकी लगती है, लेकिन मुस्कुराकर कहती है कि नींद अच्छी आई। इवेन बताता है कि पहले वाले लेफ्टिनेंट अर्नो फिर से उससे मिलना चाहते हैं और बार बार पूछ रहे हैं, लेकिन आज वो जिस इंसान से मिलवाना चाहता है, वो अर्नो नहीं है। यू पूछती है कि फिर कौन है। इवेन बताता है कि उसका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल सैमुअल डिट्रिच सैमुअल। वो इवेन के ही क्लास से है, ड्यू क्लास, और मिलिट्री एकेडमी के दिनों से उसका दोस्त है। इवेन यू से पूछता है कि क्या वो उससे मिलना चाहती है, और यू मान जाती है कि वो उससे शाम को मिलेगी। शाम को यू बेड पर लियो के साथ बैठी होती है, तभी दरवाजे पर नॉक होता है। वेरडा आकर बताती है कि कोई विजिटर नीचे इंतजार कर रहा है। यू वेरडा से कहती है कि वो बस 1 मिनट में आ रही है। जैसे ही वो नीचे जाती है, उसके मन में फिर से इवेन के प्रपोजल की बातें आने लगती हैं। वो खुद को याद दिलाती है कि ज्यादा ना सोचे और बस दिल की सुनकर वही करे जो सही लगे। जैसे ही यू सिटिंग रूम का दरवाज़ा खोलती है, वो सैमुअल को देखती है। सैमुअल कहता है कि यू को खड़ा नहीं रहना चाहिए और उसे उसके साथ बैठकर ड्रिंक करनी चाहिए। यू मना करती है, कहती है कि वो ड्रिंक नहीं करती।
सैमुअल कहता है कि वो बिल्कुल इवेन जैसी है और उसे भी बोरिंग कहता है, क्योंकि ना तो वो शराब पीता है और ना ही ड्रग्स वगैरह लेता है। फिर वो कहता है कि यू को बस एक सिप लेना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा पियो उतना अच्छा लगता है। यू दोबारा साफ कहती है कि वो नहीं पीना चाहती। वो सजेस्ट करती है कि चलो ड्रिंक नहीं, बात करते हैं। सैमुअल जवाब देता है कि उसका फ़र्ज़ और मकसद है हर दुश्मन से लड़ना और जीतना। और जीतने की चाह में सैमुअल को लगता है कि यू उसी के लिए बनी है। फिर वो यू को चौंका देता है जब वो उससे मना एक्सचेंज करने के लिए कहता है। सैमुअल सोचता है कि शायद यू को ये पसंद नहीं आया। उसे लगता है शायद सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। वो बटलर को बुलाता है और पूछता है, क्या कोई उसके खिलाफ कुछ कह रहा है? बटलर हकलाता है और सैमुएल पूछता है, क्या वो अपने दोस्त इवान के ऑर्डर की अवहेलना कर रहा है? यू बटलर को कहती है कि सैमुएल की बातों को मानो, लेकिन साथ ही वो सैमुएल से शालीनता से कहती है कि बटलर से रूखा व्यवहार न करे। सैमुएल हंसते हुए उसे बॉसी लेडी कहता है और फिर जो भी वो प्लान कर रहा होता है, उसके लिए आगे बढ़ता है। वो यू को इम्प्रेस करने की इच्छा जताता है और कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ अपनी शर्ट उतार देता है, जिससे उसका शरीर दिखता है और यू पूरी तरह से हैरान और चुप हो जाती है। फिर सैमुएल यू से पूछता है कि वो क्या कर रही है और यू उल्टा उसी से सवाल कर देती है। उसकी हरकतों को ले यूँ मानती है कि उसने कभी मना को अपने मुंह में पकड़ने की कोशिश नहीं की। सैमुएल सोचता है, क्या इवान ने कभी उसे ऐसा करने को कहा था? यू सिर हिलाते हुए कहती है कि इवान ऐसे ऑर्डर नहीं देता। वो प्यार से याद करती है कि कैसे इवान हमेशा उसका ध्यान रखता है और उससे बहुत नरमी से बात करता है, जिससे उसके अंदर एक सुकून महसूस होता है। जैसे ही सैमुएल उसे सोफे पर दबाने लगता है, यू की बेचैनी बढ़ जाती है, क्योंकि वो देखती है कि नौकर आसपास खड़े हैं। सैमुएल उसे शांत करने की कोशिश करता है और बताता है कि वो सिर्फ नौकर हैं और दखल नहीं देंगे। यू की चिंता के बावजूद सैमुएल झुकता है उसे किस करने के लिए। तभी यू को समझ आता है कि उसने जानबूझकर सारे नौकरों को कमरे के अंदर खड़ा किया है। ऐसा करने का मकसद ये था कि बाहर से कोई और अंदर न आ सके और सबको लगे कि माहौल पूरी तरह प्राइवेट है। लेकिन सच्चाई ये थी कि नौकर तो पहले से ही वहीं मौजूद थे। मतलब ये प्राइवेसी नहीं थी, बल्कि बस एक बहाना था ताकि वो अपने इरादों को बिना रुकावट के पूरा कर सके। यू सैमुअल के एरोगेंस से परेशान होकर पास रखी शराब की बोतल की तरफ हाथ बढ़ाती है। एक लंबी सांस लेकर वो बोतल को उठाती है और हल्के से सैमुअल के सिर पर मारती है। सैमुअल हैरान होकर पूछता है कि तुम खुद को समझती क्या हो? यू उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए बोतल को झुकाती है। नौकर ये सब देखकर आंखें फाड़े खड़े रहते हैं, हैरानी में। यूं हल्की सी मुस्कान के साथ कि वो बस उसे ड्रिंक सर्व कर रही है। फिर यू सैमुएल से सीधा सवाल करती है कि अब कैसा लग रहा है जब कोई तुम्हें कंट्रोल कर रहा है? सैमुएल उसे एरोगेंट कहता है, लेकिन यूं पीछे नहीं हटती। वो कहती है कि वही बात मैं भी तुम्हारे लिए कह सकती हूँ। तुम रूढ़ हो, ज़िद्दी हो और तुम्हारे शौक भी अजीब हैं। फिर वो उसके छोटे दिमाग की बात करती है और कहती है कि ऐसा आदमी एरियर के घर में रहने लायक नहीं है। यू पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे तुरंत वहाँ से जाने का हुक्म देती है। वो अपनी बात को जोर देने के लिए मैजिक का इस्तेमाल करती है। नौकर हैरानी से देखते हैं, जैसे यू ने पहली बार सैमुएल के बिहेवियर के खिलाफ स्टैंड लिया हो। सैमुएल ज़मीन पर गिर जाता है और यूं चौंक जाती है कि उसका मैजिक वाकई में काम कर गया। उसके मन में ये सोच आता है कि अब वो खुद को मैजिक से प्रोटेक्ट कर सकती है। ये उसके लिए हैरानी और एक नई समझ का पल होता है। बटलर धीरे से पूछता है, क्या आपने अभी अभी मैजिक यूज़ किया था?